हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए लेखपाल और सुपर टेट स्पेशल चल रहा है। तो आज के सेशन में देखते हैं 30 हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आपको व्याकरण और साहित्य दोनों के ही मिक्स प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन होंगे, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पदों में विग्रह इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, ठीक है ना। तो अव्यय मतलब वो शब्द होते हैं जो मतलब लिंग, क्रिया, वचन किसी के भी आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अव्यय होने के कारण इसमें पदों का विग्रह नहीं हो पाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्योदय की संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यड़ स्वर या वृद्धि स्वर? अगर हमने अगर ट्रिक पढ़ी होगी या हमने कभी नोटिस किया होगा, जब हम संधियाँ पढ़ते हैं तो जब ओ की मात्रा लगी होती है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि सूर प्लस उदय और यहाँ पे ओ की मात्रा जो हो गई है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। अगर दीर्घ की बात करें तो इसे बड़ा और बड़ा बड़ी हो जाता है ना, और अगर वृद्धि स्वर में ए ऐ हो जाता है, इस तरीके से वो हो जाती हैं। और एड़ में तो पता ही है पवन वगैरह, ये सब एड़ के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या दही? जब पुल्लिंग शब्द हम किस प्रकार से छांटेंगे, इसमें किस प्रकार से पता करेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ भी ना करके इन शब्दों, जो भी शब्द पूछा जाए, जो भी शब्द को आपको छांटना हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो सबसे पहले उसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। अब हमने देखा है कि सड़क बहुत लंबी है, तो मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्त्रीलिंग में जाएगा। किताब अच्छी है, किताब पढ़ ली मैंने, इस तरीके से अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो मतलब ये भी। और नाक भी, नाक तो देखने से ही लग रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग है। और दही, अगर हम दही ये कहें कि दही मैंने खा ली है तो ये सही नहीं है, दही खा लिया है, ठीक है ना। तो मतलब दही जम गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हमारा दही है यहाँ पे राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? यहाँ, इधर, हाथी, उधर? अविकारी शब्द वो होते हैं जो हमने बताया किसी प्रकार का विकार नहीं होता है इनमें, चाहे इनका लिंग बदले, चाहे वचन बदले, चाहे क्रिया बदले, मतलब कुछ भी हो, लेकिन ये सेंटेंस में वैसे की वैसे ही रहते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि 3 तो अविकारी शब्द हैं और 1 अविकारी शब्द नहीं है, यानी कि वो विकारी शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हाथी। क्योंकि हाथी क्या है, हाथी का अगर पुल्लिंग अगर हम चेंज करेंगे, ये पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो ये हथनी हो जाएगा। इस तरीके से ये विकारी शब्द हो जाएगा, ये अविकारी शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें संख्या निश्चित ना हो, ऐसा विशेषण कुछ, मतलब कुछ में भी अनिश्चित है, कई इसमें भी अनिश्चित है, कई भी हो सकते हैं, सब कुछ, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 10, ये मतलब क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो निश्चित है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक ना होकर ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत, आदमी, औरत, विद्यार्थी? तो जातिवाचक में हम देखते हैं
कि जो आदमी होता है ये भी जातिवाचक है, औरत है ये भी पूरी जात समूह का, बहुत विद्यार्थी भी जात समूह का। लेकिन भारत क्या है, भारत हमारा देश है और भारत एक ही देश है, ये पर्टिकुलर नेम है एक देश का, तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, आदमी, हाथ, कान या विद्यार्थी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका जो आंसर क्या होगा। इसका आंसर है विद्यार्थी। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ, आदमी, हाथ, कान ये सब संस्कृत में नहीं ऐसे यूज होते हैं। और यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो एक संस्कृत शब्द भी, संस्कृत भाषा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये तत्सम शब्द है। और विद्यार्थी का अगर तद्भव किया जाए तो विद्यार्थी भी जैसे छात्र हो गया, ये सब उसका तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका। तो जो बिहार की राजधानी पटना है वो किस जो बिहारी बोलियां हैं यहाँ पे 4 दी गई हैं, उनमें से किसके अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही के अंतर्गत आती है ये पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। सबसे पहले अगर समास आता है तो हमें उसका विग्रह करना पड़ता है। अगर हम विग्रह करेंगे तो मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, तो जब को आ गया, का, की, को ये सब आ जाते हैं, ये विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। इसमें भी हम देखेंगे इसका जो पहला पद है, हमने देखा कि पहला पद क्या है, ये अव्यय है। अभी हमने बताया ही था यथा, यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ, और यथा एक ऐसा शब्द है जो मतलब किसी भी प्रकार से बदलता नहीं है, ये अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे अव्यय लगा है तो जाहिर सी बात है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दाज्यू कहानी किसकी है, यशपाल, बटरोही, शेखर जोशी या अमरकांत। तो जो दाज्यू कहानी है वो शेखर जोशी जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है सबको। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो जूही की कली किसकी रचना है, और कभी कभी ये पूछा जाए कि जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, ये प्रथम रचना है उस कवि की। तो चलिए देखते हैं कौन है, निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये जो जूही की कली है वो निराला जी की है। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन ऐसे करके घुमा के पूछ सकता है कि निराला की प्रथम रचना कौन सी थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जूही की कली। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। तो यहाँ पे 3 तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, और एक जो रचना है वो देहाती जो एक रचना है वो मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो चलिए देखते हैं उसका आंसर है देहाती दुनिया। तो जो देहाती दुनिया है वो शिव पूजन सहाय की है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। मैला आंचल, परती परिकथा और पलटू बाबू रोड ये सब फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इससे इम्पॉर्टेंट लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, और चैनल को वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही साथ अब आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, अलंकार, रस, छंद या मुहावरे। तो इसका आंसर है अलंकार। केशव दास ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। तो तुम खाओ मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। अगला प्रश्न हमारा है, हिया का तत्सम शब्द क्या है, हृदय, हंसना, दिल या दिमाग। हिया का जो तत्सम शब्द है वो होता है हृदय, और हृदय का जो मतलब जो हिया दिया गया है वो तद्भव शब्द है। कभी कभी उल्टा भी पूछता है कि हृदय का तद्भव क्या होगा, तो यहाँ पे हिया हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा, गगनचुंबी, गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला या कोई नहीं। तो जब हम गगनचुंबी का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला
ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसे लांघना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्छलांग, दुर्लंघ, दुर्फलांग या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट होगा। दुर्लंघ जो होता है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द जो बोला जाता है वो होता है दुर्लंघ। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? सुकोमल, स्वास्थ्य, सहर्ष या संकल्प। तो जो सुकोमल में सु हो गया उपसर्ग, स्वास्थ्य में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे इसका जो प्रत्यय होता है और पहले मूल शब्द आता है फिर प्रत्यय आता है। और सहर्ष में सा हो गया और हर्ष मूल शब्द हो गया, और संकल्प में सम उपसर्ग हो गया और कल्प मूल शब्द हो गया। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विग्रह करेंगे। नीला है अंबर, जिसका नीला मीन्स कलर की बात हो रही है, अंबर मीन्स कपड़े, तो नीले हैं वस्त्र, जिसके मतलब कृष्ण जी की यहाँ बात हो रही है। और जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मितभाषी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मितभाषी मीन्स होता है कम बोलने वाला, और यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूक, वाचाल, सौम्य और स्वच्छंद। तो मितभाषी का जो विलोम हो जाएगा वो वाचाल हो जाएगा। वाचाल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वाचाल मीन्स होता है बहुत अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? अच्छा, भला, 50, सीधा। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी न किसी वस्तु की या व्यक्ति की गुण बताते हैं, उसकी अच्छाई बुराई जो भी होती है वो बताते हैं। और चलिए देखते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। अच्छा मतलब गुण बता रहा है, भला ये भी गुण है, 50 ये गुण नहीं है, सीधा ये भी गुण है। 50 क्या हो गया? ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, ना कि गुणवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? सूरदास ने, अमीर खुसरो ने, कबीर दास ने या मुल्ला दाऊद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगाना है। तो जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना या प्रगतिवादी विचारधारा। तो जो महादेवी वर्मा के काव्य में जो प्रधानता है वो रहस्यवादी श्रृंगार की है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अच्छे एग्जाम में एक लेवल का क्वेश्चन है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा है। अगला प्रश्न हमारा है। छोटे छोटे ताजमहल के लेखक कौन हैं? रांगे राघव, भीष्म साहनी, उपेंद्रनाथ अश्क या राजेंद्र यादव। तो जो छोटे छोटे ताजमहल हैं उनके लेखक हैं राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न हमारा है। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज़ दिखाई ना पड़ना, चिराग से कम रोशनी होती है, चिराग के नीचे अंधेरा रहता है। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि पास की चीज़ ही दिखाई ना पड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 पाव पर रत्ती देना या कोई नहीं। तो 52 के तोले पाव रत्ती का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल सही हिसाब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? नीरद, जलद, इला, बारिद। तो यहाँ पे जो बादल के पर्यायवाची होते हैं उनमें मोस्टली दा लगा रहता है पीछे, ये एक ट्रिकी ही है। और जो कमल वगैरह के होते हैं पर्यायवाची उनमें जा लगा रहता है, ठीक है, जलज, नीरज, पंकज, ये इस तरीके से। और बादल में दा लगा रहता है, नीरज, जलद, बारिद। तो जो इला है यहाँ पे ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, इला है वो घर का पर्यायवाची होता है। ग्रह, इला, निकेतन ये सब उसके पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? क्षणभंगुर, शाश्वत, क्षुद्र या क्षण। तो सबसे पहले हम क्षणिक का अर्थ समझ लेते हैं। क्षणिक का अर्थ होता है क्षण में नष्ट होने वाला। तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शाश्वत। अगला प्रश्न देखते हैं और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय, किशोरी दास, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो जो व्याकरण दर्पण है वो शिव पूजन सहाय जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाना है सभी लोगों को। तो आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त होता है हिंदी का। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।